मार्केट का बड़ा वॉल्यूम हो गया है, आपको लगता है किसी भी एक पोर्टल पे, इवन कोई भी बिजनेस हो, वो रियल एस्टेट का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, या कोई भी मार्केटिंग का, सेल्स का कोई काम हो, किसी एक पोर्टल पे डिपेंड करना चाहिए आपको? मेरा ख्याल है कि वो अपने जो है विदन प्रेमिसेस नहीं कोई काम करना चाहिए। जब भाई हम रियल एस्टेट, क्योंकि अब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट भी हो गए हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एक्चुअल में बताएं व्हाट इज़ रियल एस्टेट। अच्छा, ये कहाँ से आ गया कि एकदम से आपने एक ऐसा काम शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी वो 100 फाइल में बेचा है, अच्छा जी कौन से जी फलाने एरिया की फलाने डेवलपर की फ़ाइल भेज दी है, ये भी रियल एस्टेट है? या एक्चुअल रियल एस्टेट घर बेचना, प्लॉट बेचना या कोई बिल्डिंग बेचना, यही रियल एस्टेट है? देखिए, रियल एस्टेट का एक्चुअल माने तो टेंजेबल थिंग है। अगर कोई चीज़ फिजिकल एग्जिस्ट करती होगी और उसको आप बेचेंगे तो आप रियल एस्टेट में नहीं। लेकिन सर गवर्नमेंट ने एक अदारे को ऑथराइज कर दिया, ऊपर आपको बिठा दिया कि जी आपने मॉनिटर करना है इन सारे एरियाज़ को, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? ये ठीक काम कर रहा है, जब स्टेट बैंक ठीक काम कर रहा है, तो फिर ये जो LDA है, CDA है, ये क्यों नहीं ठीक काम कर रहा है? ये मुझे ये बताएं कि अभी आपको पता है 2-3 ऑफिशियल्स ने ये बात की, RBR के चेयरमैन ने भी ये बात की, 1-2 और ऑफिशियल्स ने ये बात की कि जी बड़ी ज़्यादती हुई, ये रियल एस्टेट पे ये टैक्सेस नहीं लगने चाहिए थे, ये होना ही नहीं चाहिए था कर। इसका मतलब है कि सर गवर्नमेंट या स्टेट बाई प्लान सारा कुछ कर रही होती है। पता नहीं 2 दिन पहले आप श्योर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, IMF ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हैरान हो गया हूँ, वो भी तो पैसे लेके नहीं, वो भी तो कितने रिपोर्ट बना। अच्छा, इत्तेहाद टाउन का एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। फेज़ 1 आपका बहुत ज़बरदस्त, बड़ी टॉप लोकेशन, रेट एप्रिसिएशन बहुत हुई, सारा कुछ हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है, आप बताइएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि फेज़ 2 की वो एप्रिसिएशन नहीं रही। डेवलपमेंट आपने टाइमली की, बिफोर टाइम बल्कि की। जो रोड स्ट्रक्चर आप प्लान कर रहे थे वो 2 साल से शायद नहीं बनी, वो जो स्ट्रक्चर रोड्स आनी थी। सियालकोट आपका I'm sure बड़ा अच्छा गया है, अभी रिसेंटली आपने लॉन्च किया है। एक तो फ्यूचर बताएं इत्तेहाद टाउन का, और अभी करंटली जो चीज़ें चल रही हैं थोड़ा सा बताएंगे। कुड यू बिलीव, आपके पास ये डाटा भी नहीं था आज तक कि पाकिस्तान के अंदर कितने घर बन चुके हैं, या पंजाब के अंदर कितने प्लॉट्स हैं, कितनी सोसाइटीज़ हैं, कितनी अप्रूव्ड और कितनी अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं। जब आपके पास डाटा ही नहीं है तो आप एक्शन क्या लेंगे? ठीक बात। आप एक्शन ले सकते हैं, बट जो चीज़ आपको हाईलाइट होगी, कहीं पे नैप में लोग जाएंगे। सर जब तक अथॉरिटी एक्टिव होती है ना, वो कम से कम 2-4 अरब रुपए इकट्ठे कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब 4 अरब आ जाए ना, तो करोड़ रुपए लगा दे, उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो एक भी ओवर सेलिंग ना करे। अच्छा देखें, मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 400 कनाल की अप्रूवल है और मैं 4000 प्लॉट भेज दूं, तो मुझे कौन रोक सकता है? अनटिल और अनलेस मैं खुद अपने आप को ना रोकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान फैज़ है और आप हमारा YouTube चैनल और Facebook चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आज हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि COO हैं इत्तेहाद टाउन के। ये बहुत अच्छे और बड़े रिनाउंड डेवलपर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो, शुजाउल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। भाईजान कैसे रियल एस्टेट का सफ़र आपका रहा? आप मल्टीनेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम किया, बैंक्स में काम किया, अच्छे बड़े ग्रुप्स के साथ काम किया, तो रियल एस्टेट का तो लोग कहते हैं अनपढ़ लोगों का काम है ये। अल्लाह का शुक्र है जी। अब ये तो खैर ये परसेप्शन बड़ी चेंज हो गई है। जब 2017 में मैं ज़मीन.com ज्वाइन किया था, तब मुझे बड़े इस तरह के वो जो पॉइंट्स थे वो मिल रहे थे कि जी आप क्या पटवारी बन गए हैं, आप क्या उस फील्ड में चले गए हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर का कहीं नामो निशान नहीं है। सर FMCG, उससे पहले मैं बैंकिंग में भी रहा हूँ, टेलीकॉम में भी काम किया है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया। बट देखें, हर इंडस्ट्री का अपना एक टाइम होता है जहाँ पे वो बूम उसको मिलती है और उसके बाद वो फिर से डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। यूनिलीवर से मैं नेस्ले में भी काम किया, फिर मैंने एस्क्री बैंक में भी किया। जब मैं टेलीकॉम में गया था तो उस वक्त मैं यूनिलीवर में जॉब कर रहा था। तो यूनिलीवर मल्टीनेशनल कंपनी थी और बहुत बड़ा नाम है, आपको पता है। तो जब मैं टेलीकॉम में जा रहा था तो लोग समझ रहे थे कि पता नहीं किस चक्कर का नाम है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 2 ही कंपनीज थी, एक पाकटेल होती थी और एक उस वक्त मोबलिंग के नाम से होती थी जी। तो जब वो वारिद और टेलीनॉर ने लॉन्च किया था, तो उस वक्त फिर मैंने अपना करियर शिफ्ट किया था फ्रॉम FMCG टू टेलीकॉम। तो वो भी लोग कहते थे कि पता नहीं कहाँ चला गया, और वो फिर एक इतना बूम आया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक अच्छा रिसोर्स
पूरे नेशन वाइड आप लोगों मतलब वहाँ पे टेलीकॉम में लोगों ने काम किया। फिर वो जब ग्रो करता गया और उस वक्त फिर 4 से 5 ऑपरेटर हो गए, जोंग भी आ गया था, तो वहाँ पे फिर प्राइस वॉर शुरू हो गई थी। फिर वहाँ से वो डिक्लाइन हुआ, वो इंडस्ट्री भी डिक्लाइन होने, फिर मर्जर्स शुरू हो गए। ओके। वारिद को उस वक्त जैज़ ने एक्वायर कर लिया था, टेलीनॉर भी फॉर सेल था, जोंग ने बिड करना यूफोन का कर दिया था, तो वहाँ पे फिर सिचुएशन आ गई थी और मार्केट वहाँ पे भी डिस्टर्ब हो गई थी। सो एट दैट टाइम आई वाज लाइक एज अ सेल्स हेड वहाँ पे आई वाज वर्किंग इन जब मैं वारिद में था। सो उस वक्त फिर देन आई डिसाइडेड कि जी मेरे ख्याल में बैंकिंग सेगमेंट जो है वो बड़ा। फिर मैं HBL में रहा 2 साल। ओके। तो HBL में भी आप देखते हैं कि बैंक वाले जो है ना वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, अब तो बहुत एग्रेसिव हो गए। उस वक्त बड़ा Sukoon.com वाला काम होता था, 1.5-2 साल काम किया, तो वो मेरी पेस जो थी वो शायद मैच नहीं कर रही थी। ठीक। देन आई डिसाइडेड कि जी अब मैं फिर मैंने जोंग ज्वाइन कर लिया। ठीक। फिर 2 साल फिर वही रिपीट किया अपना एक्सपीरियंस। एंड देन जब मैं Zameen.com में आया था तो उस वक्त एक बड़ा मार्केट के अंदर Zameen.com उस वक्त ग्रो कर रहा था, बट बड़े इनिशियल स्टेज पे था। तो ज़मीन में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे जितनी भी रियल स्टेट का 360 एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे लिया। वहाँ पे मार्केटिंग से लेके प्रोडक्ट डिज़ाइन करने से लेके फिजिबिलिटी देख के फिर वहाँ पे उसको सेल करने के जितने भी टैक्टिक्स थे, मार्केटिंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीज़ें वहीं पे सीखी। अच्छा, Zameen.com के बारे में सर नॉर्मली एक मिथ होती थी हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स में, और वो अभी किसी हद तक हम ठीक भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर होगी। तो कहते होते थे रियल एस्टेट डीलर्स प्रोड्यूस करती है ज़मीन, लेकिन हमें पता चला है कि रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस की हैं Zameen.com। देखिए Zameen.com या घराना, ये दोनों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं कहता हूँ कि रियल एस्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी से यूज्ड हो जाते हैं। दूसरा ये कि वो एक ट्रेडिशनल मॉडल से हट के वो एक बेसिकली जो एडवांस मॉडल है जिसमें लीड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें लीड जनरेशन सिस्टम होता है, जिसमें लो बजट के अंदर मार्केटिंग से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकालना होता है। तो ये चीज़ें बड़ी सीखने को मिलती हैं। फिर वहाँ पे सर्वाइवल जो है वो बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप डिलीवर नहीं, बिकॉज देखें स्टार्टअप्स के पास ना बड़े लिमिटेड बजट्स होते हैं। अगर स्टार्टअप बजट्स को प्रॉपर यूटिलाइज ना करे तो वो ग्रो नहीं कर सकता। ये बात ठीक। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप स्टार्टअप्स देखेंगे तो शायद चंद एक स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ग्रो किया और वो आज माशाल्लाह उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे अगर आज वो एवेल्युएशन करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप पार्कव्हील देख लें, अब आप ज़मीन देख लें, तो इस तरह के 2-4 ही नाम आपको आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम शुजा भाई, जितनी मार्केट का बड़ा वॉल्यूम हो गया है, आपको लगता है किसी भी एक पोर्टल पे, इवन कोई भी बिजनेस हो, वो रियल एस्टेट का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, या कोई भी मार्केटिंग का, सेल्स का कोई काम हो, किसी एक पोर्टल पे डिपेंड करना चाहिए आपको? मेरा ख्याल है कि वो अपने जो है विदन प्रेमिसेस नहीं कोई काम करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो भी डिपेंडेंसी होती है ना, कंट्रोल, अगर आप अपने बिजनेस का कंट्रोल किसी और को दे देंगे ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक। वहाँ पे भी एक एल्गोरिदम लगा हुआ है कि आपको कितनी लीड्स मिलनी चाहिए, आपने कितना पे किया है, उसके अगेंस्ट आपको लीड्स कितनी मिलनी चाहिए, कितनी रिफाइंड लीड्स होनी चाहिए, कितनी रॉ लीड्स होनी चाहिए। तो ये सारे एल्गोरिदम के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। देखें अब अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि शायद पोर्टल्स का उतनी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरे पास मेटा का है एक्सेस। मैं अपना क्रेडिट कार्ड दूं, मैं वहाँ से लीड जनरेट कर सकता हूँ, मैं गूगल से लीड जनरेट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब से कर सकता हूँ, मैं तो ये जितने भी बड़े पोर्टल्स हैं ये भी तो वहीं से लीड जनरेट कर रहे होते हैं। देखिए आपका ऐड वो बेसिकली आउटसोर्स कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और जो लीड्स आ रही होती हैं उसमें वो फिल्टर करके आपको दे रहे हैं। तो एटलीस्ट आपका जब डिपेंडेंसी होगी, ऑब्वियसली उसमें उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है, उन्होंने अपने गूगल को या फेसबुक को या टू सम एक्सटेंट टिकटॉक को या यूट्यूब को भी पे करना है, एंड देन अपना प्रॉफिट रख के जो भी होगा वो आपको उसके मुताबिक पैकेज बना के, एज ए प्रोफेशनल वो एक अपना हिस्सा रख के बाकी आप ही के पैसे, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आप ही के पैसे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। फिर उनका माशाल्लाह से इतना आप लोगों ने उस पर स्पेंड करते गए कि वो एक ट्रैफिक जो है जो कि Zameen.com के प्लेटफॉर्म पे जाती है, बिकॉज वो इतने एड्स डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली अपना कंटेंट बिल्ड कर रहे हैं कि यूजर जो है वहां पे विजिट करता है, और वो यूजर होता है कि जो स्पेशली रियल स्टेट से कनेक्टेड है। बिकॉज अगर आप देखें तो पोर्टल आपके पास 1-2 ही हैं। अब OLX ने भी किया था, वो भी एक्वायर हो गया था, तो ये 2-3 पोर्टल थे जिसके ऊपर ये काम हो रहा था। तो जब आप एक ही कंटेंट और आपके पास कंटेंट की क्वांटिटी भी ज़्यादा है तो क्या होता है कि आपका जो ट्रैफिक होती है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, और जब ट्रैफिक मिलती है तो आप अपना सौदा जो भी आपने लगाया हुआ है आपको उसके अगेंस्ट लीड्स मिल जाती हैं।
बट एक्चुअल सोर्स लीड तो आपकी फिर भी गूगल से या फेसबुक से या आपका टिकटॉक या इंस्टा से ही आएगा। जी जी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड, ये भी देखें दोनों ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ पोर्टल पे स्पेंड करें, कुछ बट अपना पोर्शंस में करें आपका, अपना एक बेस, अपना एक प्रोजेक्ट के ऊपर, या आप अपनी, अगर आपकी रियल एस्टेट एजेंसी है तो आपका अपना एक पेज होना चाहिए और उस पेज को डायरेक्टली आप मार्केट करें। तो उससे क्या होगा कि आप 5 साल बाद जितना आपने किसी पोर्टल पे स्पेंड किया होगा उसका 50% स्पेंड करके भी आपको एक बहुत अच्छा डेटाबेस मिल जाता है। जब भाई हम रियल एस्टेट, क्योंकि अब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट भी हो गए हैं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड भी कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, एक्चुअल में बताएं व्हाट इज़ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट है क्या? मतलब जो हम जब आए थे, अच्छा हमें तो हमारे उस्तादों ने ये कहा, अच्छा उस वक्त एक स्टेप हम ज़रा बेहतर हो गए थे कि हम ज़रा बाइक्स पे आ गए, अच्छा कुछ दोस्त हमारे थे वो गाड़ियों में भी आ जाते थे, लेकिन हम जब 2000 से पहले रियल एस्टेट में चले जाते थे ना, तो बाकायदा साइकिल पे, आप जितने मर्जी अच्छे घर से आए हैं, आपको कहते थे कि साइकिल पे सर्वे करना इज़ मस्ट। हाँ। आपने सर्वे करना है, डाटा इकट्ठा करना है, आपने रेंट का काम शुरू करना है, आपने फिर घर बेचने हैं, फिर आपने प्लॉट्स बेचने हैं, फिर आपने हाई राइज बेचने हैं। अच्छा ये कहाँ से आ गया कि एकदम से आपने एक ऐसा काम शुरू कर दिया कि हमारे बच्चे आते हैं वो कहते हैं जी वो 100 फाइल में बेचा है, अच्छा जी कौन से जी फलाने एरिए की फलाने डेवलपर की फ़ाइल भेज दी है। ये भी रियल एस्टेट है या एक्चुअल रियल एस्टेट घर बेचना, प्लॉट बेचना या कोई बिल्डिंग बेचना, यही रियल एस्टेट है? देखिए रियल एस्टेट का एक्चुअल माने तो टेंजेबल थिंग है ना। अगर कोई चीज़ फिजिकल एग्जिस्ट करती होगी और उसको आप बेचेंगे तो आप रियल एस्टेट में। अब रियल एस्टेट में भी एक है प्लान्ड और एक है अनप्लान्ड। प्लान्ड वो है जिस तरह सोसाइटीज़ आ गई, DHA आ गया, इतिहाद आ गया, डिफरेंट जितनी सोसाइटीज़ हैं जी, वो भी प्लान्ड। एक है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड क्या है कि आपने कोई भी फार्म हाउस बेच लिया, कोई घर बेच लिया, कहीं पे भी गांव में कोई वो भी तो वो अनप्लान्ड में आती है। प्लान्ड सोसाइटी अगर प्लान्ड देखें तो वो हार्डली 1% है पूरे पाकिस्तान में, ठीक, रकबे के लिहाज से। अच्छा उसमें सेगमेंट्स हैं, फिर रियल एस्टेट के अंदर फिर प्लान्ड में सेगमेंट आ जाते हैं आपके। स्टार्ट हुआ था फाइल से। फाइल क्या आती है कि जी मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिल रहा है जी, उससे क्या हुआ कि कुछ बड़े डेवलपर्स ने एक ट्रेंड सेट किया कि जी हमने लॉन्च से पहले फंड्स इकट्ठा करना है। उस फंड से वो ज़मीनें खरीदते थे। ठीक, उससे क्या होता है कि एक प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का और सिक्योरिटी पेपर उन्होंने बनाए, उस पर स्टार स्टोर लगा के, और वो जो कहते हैं ना सिक्योरिटी चेक्स बनाए हुए थे कि जी इसमें अगर आप लाइट में रखेंगे तो वो ये ब्लिंक करेगा, तो इस पर ये चेक होगा, तो ये होगा, तो इसके अंदर एक लाइन गुजरेगी, तो मतलब वो सिक्योरिटी पेपर जिसको कहते हैं। जब वो प्रिंट्स किए तो उसकी कॉस्ट 260 रुपए की बनती है, सिक्योरिटी पेपर प्लस इंक प्लस बिजली का खर्चा लगा के। वो 260 के अगेंस्ट उन्होंने 50,000 रुपया लेना शुरू किया। वो क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि वो हज़ारों में उन्होंने प्रिंट्स करके और 50,000 के हिसाब से बिलियंस ऑफ रुपीज़ जनरेट किए। उन बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अगेंस्ट उन्होंने लैंड खरीदी या किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। जब लैंड खरीदी तो उसके बाद पता चला कि जितने उन्होंने वो जो सिक्योरिटी पेपर जिसको हम फाइल्स कहते हैं बेची हैं, उतनी तो उनके पास प्लॉट ही नहीं बनते। तो फिर उनके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आवाज़ निकाली कि मर्जिंग सिस्टम ऑन कर दें जी कि 50,000 वाली प्लॉट्स के 6 पीस आप इकट्ठे करके दें, हम आपकी एक DP कंसीडर करेंगे। ठीक, तो वो फिर उसके बाद वो मजीद श्रिंक हो गए। जो उन्होंने हज़ारों में दिए थे वो कम करके उन्होंने बेसिकली वो कुछ 100 में रह गए। जब पता चला कि अभी भी मेरे प्लॉट्स कम हैं और मेरे पास बाहर फाइल ज़्यादा पड़ी हैं, तो उन्होंने कहा जी आप अगर इंस्टॉलमेंट में इसको एडजस्ट करेंगे तो आपको 20% एडिशनल फंड्स मिल जाएंगे। आपको 100 रुपए की अगर इंस्टॉलमेंट है तो अगर आप ये फाइल की करें तो 120 रुपए आपको हम एडजस्ट कर देंगे। अब उस पेपर को जिसकी 250 रुपए कॉस्ट थी, उनको वो फिर भी हज़ारों में ही एडजस्ट करते गए। अच्छा उससे क्या हुआ कि शुरू में तो बड़े डेवलपर्स ने बहुत अच्छा इस पे कमाया, इस पे डीलर्स ने भी कमाया, इस पे इन्वेस्टर्स ने भी कमाया, बिकॉज एक ट्रेंड बन गया था। उसको फॉलो करने के बाद चक्कर में 3-4 बड़े बड़े डेवलपर्स भी आ गए और उन्होंने काम किया। तो 3 साल ये बहुत अच्छा चला, ये सौदा बड़ा अच्छा बिकना शुरू हो गया, जिसमें डीलर्स ने भी पैसे बनाए, जिसमें इन्वेस्टर्स ने भी बनाए, जिसमें डेवलपर्स ने भी विदाउट इन्वेस्टिंग ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रोजेक्ट कंसीव भी कर लिए, लैंड भी खरीद ली और कमा भी लिया। जी ऐसे ही हुआ सर। फिर जब डिलीवरी के प्रॉब्लम्स आए, जब डेवलपर्स ने उन फाइलों को एंड तक ना पहुंचाया, तो उससे क्या हुआ कि नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, बिकॉज सेचुरेशन आ गई। सेचुरेशन के बाद मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी खराब हुई, तो वो डेवलपर्स जो फाइल बेचते थे वो बिकना बंद हो गई। तो रियल स्टेट में ये सबसे गलत काम ये हुआ कि आपने पेपर बेचा,
अपने ब्रांड के नाम से और ट्रस्ट गेन किया, डीलर्स ने कन्विंस किया एंड यूजर्स को, उससे क्या हुआ कि आपने उस पेपर की वैल्यू बढ़ा दी। लेकिन इसमें शुजा भाई देखें, ट्रस्ट तो किसी ज़माने में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 99 में या 2000 में, मैं खैर 2001 की बात है, यहाँ पे एक DHA के इन्वेस्टर थे, उन्होंने DHA को ये मशवरा दिया कि जी आप क्यों सोसाइटीज़ खुद परचेज़ करते हैं, आप क्यों ज़मीन खुद लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्लॉट बेचते हैं, हम आपको फार्मूला देंगे। आपको पता है उससे पहले सर ये जो फ़ेज़ 5 DHA लाहौर का जो फ़ेज़ 5 है ना, ये पहले लम्स की सोसाइटी थी, तो लम्स को परचेज़ कर लिया था DHA ने। अच्छा, उसके बाद इन्होंने फिर 6 में बाइंग शुरू कर दी, जैसे 6, 7, 8 आलमोस्ट इन्होंने इकट्ठी बाइंग शुरू की थी ना। तो उसमें यहाँ पे वन ऑफ द इन्वेस्टर उन्होंने कहा कि जी आपका पेपर अब पूरे मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में बिकना शुरू हो गया है, DHA पे लोग ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं, तो ये एक फार्मूला है कि आप अगर एकड़ लेंगे, लेट्स सपोज 3 लाख रुपए का, तो आप 3 लाख का एकड़ ना लें, हम एक इन्वेस्टर स्टैंड करते हैं, ठीक है, आप एकड़ भी हम लेंगे, आपने सिर्फ हमें इसके 2 या 3 पेपर कनाल के निकाल के देने, तो हम तो वो फार्मूला DHA को बड़ा अट्रैक्ट किया, GHQ को बहुत अट्रैक्ट किया, वो सारा कुछ। अच्छा, लेकिन उसकी पॉजिटिव ये रहा कि आज तक शुजा भाई DHA से, हालांकि स्कैंडल निकले, इशूज आए, प्रॉब्लम बड़ी हुई, लेकिन DHA ने अपने पेपर को ऑन जरूर किया। कभी ऐसे नहीं हुआ, मतलब हमें पिछले 20 साल में किसी ने गिरबान से आके ये नहीं पकड़ा कि आपने हमें DHA फेज़ 9 की फाइल लेके दी थी, वो रेट कम हो गया। इवन सबसे वर्स्ट सिनेरियो DHA कोयटा का रहा, उसमें भी जिसको हमने करोड़ की चीज़ लेके दी और उसकी 20 लाख की रहेगी ना, उसने हमारा गिरबान नहीं पकड़ा। प्राइवेट सेक्टर में मेरा ख्याल ये है कि शायद स्टार्ट करने वाला मलिक रियाज बैरियर टाउन था, उसके बाद 2, 4, 5 और ब्रांड आ गए जिन्होंने इस तरह का काम किया। उसके बाद कोई अदारा, कोई हेड, कोई इंस्टीट्यूट, कोई एज ए स्टेट, हमने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया कि अरबों खरबों रुपया लोगों का लुट जाए और कोई अदारा पूछने वाले नहीं है। इमरान भाई देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो DHA के आप एग्जाम्पल देते हैं ना कि उन्होंने फाइल्स दी अगेंस्ट द लैंड, उस फाइल्स के पीछे टेंजिबल लैंड थी, जिसको आप कहते हैं कि उसने लैंड प्रोवाइड की 1 एकड़ के बदले उसने 40 मरले के 2 कनाल की फाइलें ले। लेकिन सर उन्होंने खुद ही ऑडिट किया ना, खुद ही थे तो ठीक है ना। बेसिकली देखें, जब आपके पास लैंड है ना जी, आपने पेपर देना है। देखें, फाइल डजंट मीन के फाइल भी तो एक, देखें हम प्लॉट देते हैं उसकी भी एक फाइल, उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज लगी हुई है ऐसे ही कि मैं इस फाइल के लिए इतने मरले दूंगा आपको। तो इट मीन्स कि फिजिकल आपके पास लैंड अवेलेबल है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपके पास लैंड नहीं होती, जब आपके पास अप्रूवल नहीं होती और आप इस तरह के फॉर्मूला पे चले जाते हैं। ठीक, देखें हमारे लोग ना मासूम हैं, आप उनको थोड़ा सा रौनक दिखा दें ना टीवी पे, बिल बोर्ड्स पे, आप अपने जितने भी वहाँ पे स्ट्रीट्स जो बिल बोर्ड्स या आपके ये क्या कहते हैं उसको, अच्छे से ऐड बना लें, स्टीमर्स बना लें, एग्जैक्टली, जो स्टीमर्स, डिजिटल स्टीमर्स आ जाते हैं आजकल, तो वो अगर आप इस तरह के बना लें तो लोगों को ना अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, और वो फिर उनको लगता है कि रियल स्टेट, देखें रियल स्टेट में बहुत पैसा है। आज आपने जो इन्वेस्टमेंट की 3 साल बाद ऑलमोस्ट वो डबल होते हैं। उनको लगता है कि यार पीछे मेरे दोस्तों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी ना, वो तो करोड़पति बन गया, मैं रह गया। वो कहते हैं यार मैं इसमें करूंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसके पीछे ना उसका होमवर्क होता है, ना वो अथॉरिटी से चेक करता है कि इसकी अप्रूवल है या नहीं है, ना वो ये चेक करता है कि जो प्रोजेक्ट के बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं क्या ये अप्रूव्ड है या नहीं है अथॉरिटी से। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट इंडस्ट्री आज तक नहीं बनी, इसका कोई भी आज तक अगर देखें तो रेगुलेटर नहीं है। हाँ, रेगुलेटर है, जिस तरह LDA, GDA, MDA, FDA, ये बेसिकली छोटे छोटे सिटीज के अंदर अपने रेगुलेटर्स हैं। बट एज ए इंडस्ट्री, जिस तरह टेलीकॉम का PTA है, स्टेट लाइफ जो है, स्टेट बैंक जो है, वो आपका रेगुलेटर है तमाम बैंक्स का, क्योंकि वो पूरे बैंक्स को स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं वो PTA के अंदर आती है। तो जब अथॉरिटी होती है ना, वो आपको रेगुलेट करती है, और जब आप रेगुलेट नहीं होते ना और पैसा ज्यादा होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप फेंकी फेंकी करते हैं, आप एंड यूजर की कमिटमेंट पूरी नहीं करते, एंड एंड ऑफ द डे क्या होता है कि आपकी मार्केट में एक इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता किसी एक इंडिविजुअल के साथ, वो कभी भी दोबारा रियल स्टेट में नहीं आता, बिकॉज उसको फिर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता। हम रोड शोज पे बाहर जाते हैं सर, ओवरसीज पाकिस्तानी 90% इस चीज से रोते हैं कि जी आपसे पहले जितने भी डेवलपर्स आए थे उन्होंने भी यही बातें की थी। जी ये बात ठीक है। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, एटलीस्ट पड़े हुए पैसे मेरे अपने हाथ में तो है ना, मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करूं पाकिस्तान में, और कल को उसके पास अप्रूवल या लैंड ही ना हो तो मैं किधर जाऊंगा। नहीं, लेकिन सर गवर्नमेंट ने एक अदारे को ऑथराइज कर दिया, ऊपर आपको बिठा दिया कि जी आपने मॉनिटर करना है इन सारे एरियाज को, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है आपके पास जब PTA ठीक काम कर रहा है, जब स्टेट बैंक ठीक काम कर रहा है, तो फिर ये जो LDA है, CDA है, ये क्यों नहीं ठीक काम कर रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ,
जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा ना, जी। आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक अभी रिसेंटली हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं इबाद के प्लेटफॉर्म पे। ठीक आई एम द मेंबर ऑफ इबाद, जो Okay. एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन है ठीक, उसका। हमारी ना डिफरेंट डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है। कुड यू बिलीव आपके पास ये डाटा भी नहीं था आज तक कि पाकिस्तान के अंदर कितने घर बन चुके हैं, या पंजाब के अंदर कितने प्लॉट्स हैं, कितनी सोसाइटीज़ हैं, कितनी अप्रूव्ड और कितनी अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं। जब आपके पास डाटा ही नहीं है Data ही नहीं तो आप है। एक्शन क्या लेंगे? ठीक बात। आप एक्शन ले सकते हैं, बट जो चीज़ आपको हाईलाइट होगी कहीं पे नैप में लोग जाएंगे, हाँ, जब तक तभी आप होगा। जाके बताएंगे नहीं कि जी अब हम आप ये- मुझे एक चीज़ बताएं, होता क्या है सर? मैं आज 50 बिल बोर्ड्स के ऊपर स्किन लगा लूँ और वो मैं 3-4 बड़े बड़े नाम लगा दूं कि ये बंदा भी मेरे साथ पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, और यहाँ पे ये दुकानें जहाँ से जाके आप प्लॉट खरीद सकते हैं। सर जब तक अथॉरिटी एक्टिव होती है ना, वो कम से कम 2-4 अरब रुपए इकट्ठे कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब 4 अरब आ जाए ना, तो करोड़ रुपए लगा दे उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वो चुप कराने के लिए करोड़ रुपए लगा भी सकता है। जब वो चुप कराने के लिए करोड़ों रुपए लगा लेता है ना, उसके बाद वो एक्टिव होता है। अगर खुदा ना खास्ता उसको जमीन ना मिली तो वो भाईजान वो निकलता है 50 किलोमीटर दूर कोई और जमीन जी, खरीदता ये है बात और ठीक कहता है सर मैं आपको एडजस्ट कर देता जी हूँ। मैं आपको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट करने में क्या है? ओ भाई मैंने 2 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, आज क्या है? उस वक्त गोल्ड की प्राइस क्या थी, आज क्या है? तो इससे बेहतर मैं गोल्ड कर लेता, गोल्ड अपने घर में रख लेता, या मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेता जिस बैंक में रख लेता। इवन 20% आपको बैंक भी दे रहा था आज से 6 महीने जी पहले। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो लोगों ने ना रियल स्टेट को इतना बदनाम कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हम सब उसमें शामिल है ना। एक कम्युनिटी जो हमारी सारों की एक है, हमें अगर वो कहते हैं ना बोटी के पीछे हम बकरा जी ज़िबा जी कर जी देते बकरा हैं। ज़िबा कर देते हैं ऐसे। ये एग्जांपल और हमारा, और ये होता है, ये होता है। सर। देखिए हमें एक सर्टन परसेंटेज मिलती है कमीशन के माध्यम जी। में, और हम अपना वो क्लाइंट जिसको मैंने पूरी जिंदगी इनकैश कर सकता हूँ, मैं उसको कहता हूँ यार ये ले लो, और मुझे पता भी होगा कि यार इसके पास अप्रूवल नहीं है, मुझे पता भी होगा कि इसके पास मैप नहीं है, मुझे पता भी होगा कि इसके पास लैंड नहीं है, बट मैं कन्विंस करूंगा उस छोटे इंसेंटिव के लिए। जी एंड ऑफ द डे क्या है कि वो शख्स सेकंड कभी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। जी नंबर 2, वो कभी रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। नंबर 3, वो आपके सिस्टम को गालियां निकालेगा। अब जाके ये सीएम पंजाब ने एक इनिशिएटिव अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम के बाद, कोई 5-6 महीनों के बाद हमें, क्योंकि अभी वो फील्ड्स आना शुरू हो गई हैं कि एक वो अथॉरिटी बिल्ड हो रही है जिसके अंदर अनअप्रूव्ड सोसाइटीज को इमीडिएटली सील डाउन कर रहे हैं। Okay. फिर दूसरा वो यही करने जा रहे हैं कि जिन अप्रूव सोसाइटी के पास जितनी इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट उनको उतने सिक्योरिटी पेपर्स मिल जाएंगे, ताकि वो एक भी ओवर सेलिंग ना करे। अच्छा देखें, अच्छा। मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 400 कनाल की अप्रूवल है जी और मैं 4000 प्लॉट बेच दूं, तो मुझे कौन रोक सकता है? हाँ ठीक बात। अनटिल और अनलेस मैं खुद अपने आप को ना रोकूं। बिल्कुल ठीक। बिकॉज आज मैंने 400 की अप्रूवल दिखा दिखा के, और मैं इमरान साहब कहूँ जी आप तो मेरे 400वें ही क्लाइंट है, जी जी बट मैं 4000 बेच चुका हूँ। सर आपको तो चेक कहाँ से आएगा जब तक मैकेनिज्म, जब तक सिस्टम नहीं मिलेगा। इस वक्त अब इंशाल्लाह अनकरीब एक सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है आपके बड़े, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सिस्टमेटिक हो जाएंगी, कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी। जितने भी आपकी सबमिशंस हैं आज एज अ डेवलपर मैं जब सबमिट करता हूँ वो स्ट्रेट चली जाएगी एलडीए के पास, डेटाबेस बन जाएगा। मुझे मिल जाएगा सब रजिस्ट्रार की अथॉरिटी, मैं आपको रजिस्ट्रेशन, आपकी जो रजिस्ट्री है वो मैं अपने ऑफिस में कर सकता हूँ। अच्छा वो भी करके दे सकते हैं। एग्जैक्टली। उस ये इंसेंटिव्स है ना। मैं अगर मैं अपना प्रोजेक्ट एलडीए के प्लेटफॉर्म पे जो पर पीआरए है, पीआरए डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू, उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर मैं रजिस्टर्ड करता हूँ तो मुझे ये इंसेंटिव मिलता है कि मैं एज अ सब रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री करा सकता हूँ। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे जितने भी मैप पे प्लॉट्स हैं कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उतने ही मुझे सिक्योरिटी पेपर मिलेंगे, ताकि मैं ओवर सेलिंग ना कर सकूं। दूसरा ये कि एक लिस्ट बन रही है जिसके अंदर जो अनअप्रूव्ड या इलीगल सोसाइटीज है ना, अनअप्रूव्ड मीन कि कोई ना कोई वायलेशन हुई है जिसको एक टाइमलाइन दे के उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फाइन लगा के, या जो भी उसकी रेक्टिफिकेशन की मैकेनिज्म होंगे। उससे क्या होगा कि आप इलीगल नहीं है और अनअप्रूव्ड थे तो आप अप्रूव हो जाएंगे। एक है जो इलीगल है जिसका ना कोई मादरे वजूद ही नहीं है, कोई ना लैंड है, ना कोई उसने अप्रूवल की एप्लीकेशन दी है, उसने बस सिर्फ बोर्ड लगा दिया और एक गेट बना दिया जो हर 2 महीने बाद। अच्छा एक तो ये सर गेट वाली है ना,
एक ओवर सेलिंग है कि आपके पास ज़मीन थोड़ी, आपने एनओसी ले लिया, आपने ओवर सेलिंग बेतहाशा आपने फाल्स प्लॉट बेच दिए। अच्छा, एक ये भी हो रहा होता है, हमारे इतने शहजादे और देसी लोग हैं बेचारे जिनको पता नहीं होता, वो कहते जी साढ़े असी रजिस्ट्री वाला प्लाट ले आ जाए, असी उनके पास कोई एनओसी, वो 5 से 10 एकड़ जगह होती है सर, वो 2 गलियां निकालते हैं उसमें से, और वो लोग बता रहे होते हैं जी असी रजिस्ट्री वाला प्लाट लिया, अलहमदुलिल्लाह साढ़े ना कोई फ्रॉड नहीं होया, ना वहाँ पे गैस आनी होती है, ना वहाँ बिजली आनी होती है, ना वहाँ पानी आना होता है, ना वहाँ पे, तो वो भी इलीगल में आएगी, सर उसको वो हम क्या नहीं कहेंगे? देखें, हर इलाके का ना एक अथॉरिटी है छोटी, या वो टीएमए होती है या वो एलडीए होगी। मैं लाहौर की आपको एग्जांपल देता हूँ। टीएमए जो होगी कि उनकी जुरिस्डिक्शन जो एलडीए की खत्म होती है तो टीएमए की स्टार्ट हो जाती है। एलडीए में अगेन प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक सॉफ्टवेयर बन गए हैं, सिस्टम बन गए, अप्रूवल के 2-2 साल लग जाते हैं, बट एक मैकेनिज्म बना हुआ है। ठीक। टीएमए के अंदर शायद उस तरह के मैकेनिज्म नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि आप गेट बना लिया, आपके पास लैंड है, आपने अप्रूवल दे दी, वो फिर चलती रहती है और आप गेट भी बना लेते हैं और फिर साथ में मैनेज भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे जब आपने लैंड खरीद ली और सब कुछ कर लिया और वहाँ पे घर बनना भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आपके हल्का में एमएनए एमपीएस भी होते हैं। हाँ, वो ये भी हमारे इश्यूज है ना, वो कुछ ना कुछ कच्चा पक्का सड़क भी बना देंगे, बना सीवरेज देंगे। भी डाल देंगे, Exactly. क्योंकि उसने वोट लेने हैं। ये देखिए, फिर ये सिस्टम है ना, अगर यहाँ पे अथॉरिटी हो, उसकी एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। देखिए हमारा एलडीए जो है वो बेसिकली आपके बायलॉज भी वो देता है जी। और उन बायलॉज को इम्प्लीमेंट भी वही करता है। अब अगर फर्ज करें अथॉरिटी में किसी ने गलत काम किया है, तो जो बंदा इम्प्लीमेंट कराएगा वो भी तो उसके अंडर ही आएगा, तो शायद वो उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो ये एक फोर्स बनाई है इन्होंने अभी, वो जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जो कि इलीगल सोसाइटीज़ को क्रैक डाउन करेंगे, इसके ऊपर कुछ कवानीन बन रही हैं। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपके ओवरसीज़ में, अब अनफॉर्चुनेटली इमरान भाई आपको तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़े आपका एक एक्सपीरियंस है, 80% जो आपके लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में आती है, वो 80% इलीगल या अनअप्रूव्ड सोसाइटी में चली जाती है। ठीक बात है, बिकॉज प्राइस कंपटीशन है ना, कि मुझे एक मरला 20 लाख का मिल रहा है और एक अनअप्रूव्ड सोसाइटी है उसमें 10 लाख का मिल रहा है, तो मैं पागल हूँ। अगर विसिनिटी सेम है, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेम लग रहा है, तो क्यों मैं आपसे 20 लाख कर लूंगा। और मैं आपको वादा भी करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ देखें जी मेरे बोर्ड भी लगे हुए हैं, मैं आपको कहता हूँ देखें जी मेरे तो वेबसाइट भी चल रही है, तो इसका मतलब मैं भी अप्रूवल में जा रहा हूँ या मेरी पास भी अप्रूवल है। और एंड यूज़र ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने बहुत जगह पे कहा कि वो जब आप शलवार कमीज लेते हैं ना, तो आप फैब्रिक को भी चेक करते हैं कि यार ये किस तरह का है, इसके बटन कौन से हैं। और जब आप करोड़ों रुपए की रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट लेते हैं ना, तो आप उसका ये भी नहीं पूछते कि अप्रूवल दिखा तो दें, अप्रूवल की वेबसाइट पे क्या, एलडीए की वेबसाइट पे क्या ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, और अगर अप्रूव्ड है तो कितने कनाल अप्रूव्ड है और कब से आप बेच रहे हैं। जब आप खुद पेन नहीं लेते तो अगला बंदा तो तैयार बैठा है आपसे पैसे निकाल के आपको डाच करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से शायद इस इंडस्ट्री में मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब तो बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, पढ़े लिखे लोग भी आ रही हैं, रेगुलेटर भी काम करना शुरू कर रहा है, अथॉरिटीज़ भी एक्टिव हो गई हैं, तो शायद अल्लाह करेगा कि अगले 5-6 महीनों में ये चीज़ें बूम पे चली जाएंगी। बिकॉज 2-2.5 साल से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और इंशाल्लाह चांसेस हैं नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी है, क्योंकि देखें सेंटिमेंट पॉजिटिव होना कराना ये गवर्नमेंट का काम है। अभी जो हम ऑफ द लाइन डिस्कशन कर रहे थे, ऑफलाइन हमारी ये डिस्कशन हो रही थी कि अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंशाल्लाह अनकरीब अनाउंस होने वाली हैं, जिससे ये मार्केट दोबारा से तेज़ हो जाएगी। पिछले दिनों सिर्फ ये कहा था कि जी रियल स्टेट को हमने सपोर्ट करना है जी, और आपने देखा चीज़ें बहुत किधर चली गई थी, लोगों ने कितना। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं ये बाई प्लान बाद में नीचे लेके आए कि शायद वो डिसीजन मेकर्स ही लेट हो गए कि यार इतनी स्पीड से रेट बढ़ना शुरू हो गया। देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस इंडस्ट्री में ना आपने हमेशा देखा होगा कि हर 3-4 साल बाद एक डिक्लाइन आती है जी, और उसमें चीज़ें सेटल होती हैं, उसमें आपकी ज़बान में उसको वो कहते हैं कि जी लेवल पे आती हैं, या पता नहीं क्या कि एडजस्ट हो जाती हैं, रेट सेट हो जाते हैं। तो अच्छा, हमारे यहाँ पे ना पिछले 3 साल से बड़ा बुरा टाइम चल रहा है। एक छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ जो है ना, वो आपकी इंडस्ट्री को ना यहाँ तक ऊपर लेके जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी गवर्नमेंट में अभी जी इंशाल्लाह, जो मैंने आपको कहा था कि अभी बहुत जल्द अच्छी खबरें अनाउंस करने वाले हैं इंशाल्लाह, प्राइम मिनिस्टर और सीएम उस पर काम हो रही है, तो वो खबर आ गई ना जिस दिन अनाउंस हो गई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 10-20% तो आपको डे 1 पे ही 1-2 दिन में। देखिए 3 साल पहले डॉलर की क्या प्राइस थी, आज डॉलर की क्या प्राइस है, अभी तो बल्कि 4 साल पहले डॉलर की, अभी तो आपका वो डॉलर को मैच करना भी अभी रहता है, फिर उसके बाद आपका एप्रिसिएशन आएगा। शुजा भाई, अब जरा दूसरी साइड पे निकलना, लेकिन इसको जरा हम क्लियर कर लें।
ये मुझे ये बताएं कि अभी आपको पता है 2-3 ऑफिशियल्स ने ये बात की, आरबीआई के चेयरमैन ने भी ये बात की, एक दो और ऑफिशियल्स ने ये बात की कि जी बड़ी ज़्यादती हुई, ये रियल एस्टेट पे ये टैक्सेस नहीं लगने चाहिए थे, ठीक है ना? ये होना ही नहीं चाहिए था कर। इसका मतलब है कि सर गवर्नमेंट या स्टेट बाई प्लान सारा कुछ कर रही नहीं, होती है। नहीं, देखें जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक देखें ऑब्वियसली आप भी इंडस्ट्री में हैं, हम भी इंडस्ट्री में, चीज़ें हमें भी कुछ पता चलती हैं। जो एफईडी है ना, जी एक तो वो बहुत बड़ी ज्यादती है जी रियल एस्टेट के अंदर। एफईडी हमेशा उन चीज़ों पे लगती है जो कि प्रोहिबिटेड हाँ, है। मैं यही वो होनी नहीं चाहिए रियल नहीं एस्टेट होनी में तो। फिर दूसरा ये कि इस वक्त ना आप खुद जब इस गवर्नमेंट का स्टार्ट देखें तो बड़ी बुरे हालात थे उस बहुत वक्त। बुरे हालात आपको ना हर जगह से कहीं ना कहीं से पैसे जनरेट करने थे। ठीक बात। अब वो रियल एस्टेट एक वाहिद इंडस्ट्री है जी जहाँ पे 12 महीने एक्टिविटीज चल रही होती हैं। जी वो लो हैंगिंग फ्रूट का एक कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ आपको नजर आती है ना कि ये नज़दीक है तो उसको पहले जी, खींच इसको लो। पकड़ ले आगे। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है गवर्नमेंट के लिए भी कि जब भी बुरा टाइम आएगा वो रियल स्टेट से ही पैसा निकालेंगे, चाहे वो टैक्सेस लगाएं, चाहे एफईडी लगाएं, चाहे कुछ भी करें, बिकॉज उनको पता है कि रियल स्टेट में 2-4% प्रॉफिट कोई एक घंटे की मार है। ऐसे ही ऐसे ही। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आज पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हो जाएं और पॉजिटिविटी आ जाए, गवर्नमेंट के एंड पे अनाउंस कर दें 2 चीज़ के और कह दें कि जी हम रियल स्टेट को सपोर्ट करेंगे। ट्रस्ट में ये 1.5-2-3% जो है ना शायद आपके आधे घंटे में ऐसे ऊपर जी ऐसे ही, बात ठीक है आपकी। बिकॉज लाख का प्लॉट करोड़ में ना महीनों में चला जाता है। आप क्वेटा के देख रहे हैं, डीएचए क्वेटा जी 32 लाख का था, 27 लाख का था, जी 66 लाख तक गया 66 तक 2 दिनों के अंदर गया। जी परसेंटेज आप खुद देख लें कितने परसेंट ग्रो किया। ऐसे ही। एफईडी तो मैटर ही नहीं करती। जी बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो मैटर करती है वो आपकी गवर्नमेंट की अप्रोच, जी कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को कैसे लेके चलती है। इससे पहले वाली हुकूमत ने क्या कहा था कि जो भी चीज पैसा है ना वो आप रियल एस्टेट में लगाएं, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्री शूट कर गई और वो अनलिमिटेड लोगों ने गेन किया। अब ये हुआ कि जब IMF के साथ ये सारी चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली आपने कहीं रेवेन्यू भी दिखाना है। मुझे जो लग रहा है कि वो लो हैंगिंग फ्रूट यही था, इसमें से पैसा दिखा के उन्होंने अपना 1 साल में जो चीज़ें सेटल करनी थी वो कर ली हैं। कल एक बड़ी खुशखबरी है, 7.5 रुपये मेरे ख्याल में जी आपका वो बिजली बिजली वाला सस्ती हुई। अगला स्टेप जिस दिन ये हुआ ना, आप यकीन जाने आपकी ये इंडस्ट्री दोबारा से डबल स्पीड से चलना शुरू हो जाएगी। अभी चीज़ें तो पॉजिटिव चल रही हैं, बहुत चीज़ें अच्छी तो बात हो है। रही हैं। जी देखें इमरान भाई, आप ये देखें ना कि सिर्फ DHA के अंदर कोई जी 7-8 हज़ार आउटलेट्स तो है ना जी रियल एस्टेट, बिल्कुल है या बिल्कुल इससे है ज़्यादा होंगे बिल्कुल है। रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, 7-8 हज़ार तो होंगे। 7-8 हाँ जी ऐसे ही है, इतने हैं। 7-8 हज़ार में से एवरेज 3 लोग तो एक ऑफिस में काम करते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रोकर्स जितने भी डीलर्स हैं। तो आप ये देखें कि 24 से 25 हज़ार फैमिलीज जी सिर्फ ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। ऐसे ही है। फिर अगर आप उसके, मैं एक प्लॉट लेता हूँ तो कम से कम दिन के 20 मजदूर मेरे घर पे एक कनाल पे काम करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। और कम से कम 70 एक चीज़ें जो मुझे मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं। मतलब इस इंडस्ट्री के साथ ना बहुत से लोगों का रोजगार लिंक है बिल्कुल और ऐसे वो ही। रोजगार से आपको इन एनी केस इसको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। आपका सीमेंट की इंडस्ट्री चलनी है, आपकी सरिये की इंडस्ट्री चलनी है, आपकी मतलब आप you name it। अराउंड 40 इंडस्ट्रीज हैं जो अब आप इसके खुद साथ बताएं कि involved वो सारी इंडस्ट्रीज के भी जो मजदूर हैं, जो इनडायरेक्टली जो उसके साथ वेंडर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे तो एक डायरेक्टली आप 40 कह रहे हो ना, जी, जो इनडायरेक्टली लगाए शायद 150 लोगों से जी, ऐसे ही 150 है, ऐसे ही है। इंडस्ट्रीज हों। ऐसे ही। तो सर ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे बाय ऑल मीन्स गवर्नमेंट ने अब फाइनल डिसीजन ले लिया है कि इस पे इंशाल्लाह वो रिलीफ भी देंगे, प्लस इसके ऊपर सपोर्ट भी वो करेंगे। हाई राइज हो, चाहे बिल्ड प्रॉपर्टी हो, चाहे वो प्लॉट्स हो, रियल स्टेट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान में जो कि आपके करोड़ों रुपए लोगों को रोजगार दे रही है। हमें भी ऐसे लगता है कि सर 2025-26 जो है वो रियल एस्टेट का साल होगा। अच्छा अगर हम यूथ की बात करें, क्योंकि आप एक अच्छे पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है आपका और आपने अच्छी मल्टीनेशनल्स में भी काम किया हुआ है। अच्छा मल्टीनेशनल्स जॉब हंटिंग करती हैं, लम्स जाके इंटरव्यूज़ कर लिए, LSE चले गए, वहाँ से अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को हायर किया, सारा कुछ। रियल एस्टेट में ये ट्रेंड आएगा? अच्छा हम अब एज एसोसिएशन हमें ये पूछा जाता है कि जी आप इंटरव्यूज़ किया करें, आप अनपढ़ लोगों को ना आने दिया करें। आया कि इसको रोकना मुनासिब है? मतलब एक, और मैं आपको बताऊँ इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं ना। रियल एस्टेट में भी ऐसे ही अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन सीरियसली वो अनपढ़ हैं लेकिन इतने अच्छे अच्छे, और हमारे उस्तादों में बड़े सीनियर्स लोग हैं
जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो एक बात कर दी उन्होंने तो बस दैट्स इट, कि जी बस जी जुबान हो गई है जी, और दुनिया इधर से उधर। तो इस तरह के लोग भी हैं। तो आया कि हमें इस तरह की जॉब हंटिंग करनी चाहिए, यूथ को, पढ़े लिखे लोगों को इंडस्ट्री में कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि पैसा तो है और पैसा बहुत है, और अगर इस तरह के नए आइडियाज़ लेके लोग आए तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब ज़मीन में हम गए थे ना, जी तो उस वक्त शायद मुझे याद है मेरा एम्प्लॉय, मैं 800वां एम्प्लॉय था जब मैंने निकला था, तो 7000 एम्प्लॉयज़ थे हमें। ओके 90% मेरे आने के बाद, क्योंकि हमने जब हंटिंग की तो बैंकर्स, एफएमसीजी, टेलीकॉम, ये सारे इंडस्ट्रीज के लोग छोड़ छोड़ के हमारे पास आए थे। बिल्कुल ठीक। आज मैं इतिहाद टाउन में हूँ ना, मेरे पास 90% मल्टीनेशनल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, बात यह है कि जब आप सिस्टम देंगे ना, सिस्टम, हमारी इंडस्ट्री में पहले सिस्टम नहीं था। आपको याद है कि आप लोग जब लीड्स पे या लैपटॉप, आपके ऑफिसेज में अभी भी 80% ऑफिसेज होंगे जिनमें लैपटॉप और बिल्कुल ये मशीन पड़ी होगी, जी। कंप्यूटर्स। इससे पहले शायद 5% लोगों के पास भी नहीं था। ऐसे ही है। अब आप देखें ना, ये क्वेश्चन शायद मैं उसका जवाब नहीं देता, बट इनडायरेक्टली मैं आपको बता, जब आपके ऑफिसेज में 90% बिजनेस सिस्टम से होगा, कंप्यूटर से होगा, तो क्या आपको लगता है कि ना पढ़ा लिखे लोग या जिसके स्किल्स नहीं है, क्या वो काम कर सकेगा? नहीं। लेकिन अभी भी जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, अच्छा मैं आपको बताऊं, जब सर हम एमबीए कर रहे थे ना, तो मैं 2004-5 में इंटरव्यू देने आया। लिटरली मैं आपको बताऊं सर, बड़ा ही ना क्या था, बिल्कुल ना पल्ले कुछ होता था, को 200-400 रुपया किराया मिलता था घर से, इतना कोई बस गुजारा होता था, और वो हमारे लिए पैसे बड़े, कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन लिटरली होता था कि प्रॉपर्टी को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते थे, अच्छा यार अभी, लेकिन क्योंकि कोई और काम नहीं है तो चलो जी ठीक है जी आप नहीं, मेरे ख्याल में तो बचपन में मुझे ये सुना था कि जब घर से जो बंदा वेला है वो रियल एस्टेट में चला जाए, रियल एस्टेट में चले जाए, तो नखरा था। फिर जब आप इन्वॉल्व हुए तो हाँ, ये एक बड़ी पॉजिटिव सेंस आ गई, बड़ी जल्दी आ गई कि हाँ यार यहाँ पे ना पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तो बताऊँ, हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो पढ़े लिखे दोस्त हैं ना, उनकी क्लाइंटेज इतनी ज़बरदस्त क्लाइंटेज होती है ना, मतलब उनके सर्विस अच्छे पढ़े लिखे क्लाइंट होते हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जर्नलों के मतलब आपने प्लॉट लेने बेचने होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो आपके बड़े अच्छे पढ़े लिखे भी आपको एडवांटेज होता है, और क्लाइंट खुद कह रहे होते हैं यार आपसे बात करके मज़ा आ रहा है ना, गपशप करके। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी यूथ अंडररेट करती है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप एक क्लाइंट हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई एक प्लॉट पिच करते हैं डीएचए का, एक बंदा ये होगा जो आपको सीधा फोन करेगा कि यार ये एस ब्लॉक के अंदर प्लॉट नंबर 5 है, आप ले लें, इसकी ये प्राइस है, ठीक है। ये वो बंदा है जो कि देसी है, जिसकी एजुकेशन इतनी नहीं है, बट उसका सर्विस लेवल बहुत अच्छा है। उसने फोन किया जी 5 नंबर प्लॉट है, 5 करोड़ का ले लो, ठीक है। एक बंदा पढ़ा लिखा है जो कि कंपैरिजन बनाता है, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाता है, जिसमें वो रेफरेंस डालता है कि जी डिस्टेंस फ्रॉम मॉस्क इतने, डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट इतना, मेन रोड, मेन बुलेवार्ड से ये इसका डिस्टेंस है, ये प्लॉट नंबर 1 है, इसकी ये प्राइस है, 2 की ये प्राइस है, 4 की ये प्राइस है। मेरे ख्याल में क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो आपको ये 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसलिए देने पड़ते हैं कि ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब ये पढ़ी लिखी अप्रोच, द मोमेंट आप उसका मैसेज खोलेंगे दोनों का और कंपैरिजन करेंगे तो 110% मैं आपको लिख के देता हूँ, आप यार ये बंदा जिसने पूरी मेहनत करके मुझे कंपैरिजन दिया और मुझे पूरा का पूरा एनालिसिस बना के दिया, अब यार ये बंदा ही मैंने इससे ही काम करना है। देखिए ना, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना, जब प्रोफेशनलिज्म आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको सर्विस देना है जी। या तो मैं मार्केट एनालिसिस खुद करूंगा, बिकॉज मैंने अपने लिए प्लॉट लेना तो मैंने मार्केट एनालिसिस, या मैं अपने जो मेरा कंसल्टेंट होगा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट होगा, मैं उससे कहूंगा भाईजान आपकी जो ये चीज़ है ना, इससे मैं इंप्रेस हूँ, मुझे मजीद थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें भी, इसके भी एनालिसिस। तो ये इंडस्ट्री जो है ना, जिस तरह नोकिया आपका एब्सोल्यूट हो गया, फ्यूजी की फिल्म एब्सोल्यूट हो गई जी, हो गई, वो जो दूसरा सेगमेंट आपने कहा था वो भी एब्सोल्यूट हो जाएगा। उसकी वजह यही है, लोगों को मोबाइल पे आजकल हर चीज चाहिए, हर चीज का नॉलेज आ गया। आजकल किसी कस्टमर के पास टाइम नहीं है कि वो मेरे इतिहाद टाउन फेज 2 जाए और वहां पे देखे कि फिजिकल क्या हुआ है। आज मैं उसको वर्चुअल टूर जब दे रहा हूँ और हर महीने अपडेट कर रहा हूँ और हर हफ्ते उसको वीडियो लिंक दे रहा हूँ कि वो मेरी डेवलपमेंट देख ले, तो सर आप ये बताएं कि वो बंदा जिसने डेवलपमेंट की है, फर्ज करें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर और मेरी यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर यहाँ से या 15 किलोमीटर है, तो वो 50 वाले पे भी नहीं जाएगा, 20 वाले पे भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ देखेगा कि अच्छा यार, अच्छा ये इसका मस्जिद भी बन गई है, अच्छा इसके रोड भी बन गए, बिकॉज हर महीने उसको अपडेट वर्चुअल टूर के थ्रू जा रही है। तो लोग सर अब टाइम नहीं है, अब लोगों को अपने सर्विसेज देनी है और पढ़ी लिखी सर्विसेज देनी है। ये नहीं कि मैं हर प्लॉट के लिए फ़ोन करूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फ़ोन उठाने का। तो भाईजान वो वाला क्लास जो है ना, जो कि सिस्टम से थोड़ा सा
दूर है, जी, दूर है, जो कंप्यूटर से दूर है, वो नहीं कर पाएगी वो आगे, ग्रेजुअली, चीज़ें अब आप आगे खुद आगे। देखें सर, जी, आपके ऑफिस के अंदर 90% लोग वो होंगे जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट होंगे, जी, ऐसे ही है, ऐसे ही जिन्होंने है। वीडियो रील्स बच्चे बना लगे ली रहते है। हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट जब तक वो नहीं बस। होंगे वो काम ही नहीं कर और भाईजान पाएंगे। अब दूसरा काम यह है कि एआई आ गया। जी, अब शायद आपके हाँ, पास एक और हेल्पिंग हैंड है कि एआई आपके लिए प्रेजेंटेशन भी बना लेता जी, है, बट जी, उसको इनपुट तो आपने ही देना है। जी, ज़ाहिर है। जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे मार खा जाऊंगा। तो ये इंडस्ट्री अभी बेसिकली प्री मिच्योर स्टेज पे है। जी, इस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे बहुत से लोग आ रहे हैं, डेवलपर भी पढ़े लिखे आ रहे आ हैं, रहे हैं। ब्रोकर्स भी पढ़े लिखे आ रहे हैं, कस्टमर भी पढ़ा लिखा है। पहले मेरा वालिद साहब डिसीजन लेता था, अब क्योंकि एआई ने मुझे इतना इंटेलिजेंट कर दिया है कि मैं वालिद साहब कहता हूँ नहीं आप यहाँ पे गलती पे हैं, इसको जरा देख लें। वो कहते हैं यार तू खुद डिसीजन ले ले। फिर डेवलपर सर पढ़े लिखे से मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा वैसे। डेवलपर हमारा 90% अभी सर वो सेम सिनेरियो में बैठा हुआ है, अब आप देखें मैं, और माइंडसेट भी उनका वो सेम ही है कि 10 एकड़ ले लो और 200 एकड़ बेच लो। इमरान भाई आपका ना, आपका एक्सपीरियंस जो है ना, मैं थोड़ा सा उससे डिफर क्यों करूंगा। देखें आप उस आज से ना 5-7 साल पुराने ठीक, और आज का टाइम देख लें। बिकॉज 5-7 साल पहले मैं एक इंडस्ट्री में काम करता था जो रियल स्टेट को ही डील करता था, ठीक, और आज भी मैं उसी इंडस्ट्री में हूँ, बट मैं डायरेक्टली एज ए डेवलपर काम कर रहा हूँ। ठीक, हर बड़े डेवलपर का अब उसके सेकंड ईयर जो उसकी मतलब जनरेशन, सेकंड जनरेशन है, उसने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। ओके, किसी भी डेवलपर का आप नाम ले लें, मैं ऑफ लाइन आपसे डिस्कस कर लूंगा। हर डेवलपर के सेकंड जनरेशन जब आई है तो वो पहली जनरेशन से ज्यादा पढ़ी लिखी है। ठीक, एक्सपीरियंस शायद उनसे कम है, बट पढ़ी लिखी उनसे ज्यादा है, या बाहर से पढ़ के आए या बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। उससे क्या हुआ है कि लोगों ने जेन्युइनली इस चीज को रियलाइज किया कि जो डेवलपर पढ़ा लिखा है ना, एक तो वो पैसा भी ठीक बना लेता है क्योंकि उसको आरओआई जी, पे वर्किंग करने की आदत है। दूसरा वो स्टैंडर्ड्स और ब्रांड को भी समझता है कि क्या ब्रांड है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस जगह पे मैंने क्या करना है, किस जगह पे क्या नहीं करना। तो मेरे ख्याल में आज से 5-7 साल पुराने और आज के डेवलपर्स में ज़मीन आसमान। सोशल मीडिया का टाइम है, जो डेवलपर पढ़ा लिखा है वो सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव नजर आएगा, उनकी अप्रोच नजर आएगी, उनका विजन नजर आएगा, उनकी फ्यूचर एक्सपेंशंस नजर आएंगी। सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो पुराने वाले हैं ना वो अभी भी, वो मैं फिर वही कह रहा हूँ, वो आपका ना नोकिया वाला है। हाँ, वो 2 साल नोकिया ने मुकाबला किया सैमसंग का और आईफोन का, बट 3 चौथे साल जाके वो बिल्कुल डेड हो गया। अब वो मार्केट में कोई पूछता ही नहीं है ना नोकिया का। तो बेसिकली वो टाइम है ना, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो पुरानी चीजें फिल्टर आउट हो जाएगी, फिल्टर होती जाएंगी। ये बात ठीक है। पिछले 2-3 साल तो बड़ी स्ट्रगल रही रियल एस्टेट में, मार्केट बहुत ही डिप्रेशन में रही, रेट्स बहुत नीचे रहे। अच्छा, चीज़ को बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह ये थी कि जिन लोगों को हमने 3-4 साल पहले प्लॉट लेके दिए, एक तो डॉलर रेट बहुत ऊपर चला गया, और दूसरा रियल एस्टेट पाकिस्तान की बहुत, अभी हम भी क्लेम कर रहे हैं, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25-26 जो है वो रियल एस्टेट का साल ही होगा। लेकिन ये बताएं कि जो पैसा दुबई शिफ्ट हो रहा है और जितनी स्पीड से 2-3 साल से गया है, आप अगले नियर फ्यूचर में अगर हम पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट वर्सेस दुबई रियल एस्टेट मार्केट, तो आप क्या कंपैरिजन मैं देखते आपको हैं? एक चीज बताऊं, रिटर्न ऑन, जो रिटर्न है रियल स्टेट का, जी, जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो रिटर्न है, जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जो है आरओआई जो इसको कहते हैं, पाकिस्तान में 1000 दर्जे बेहतर है। बहुत बेहतर है। लेकिन ये समझाएं कैसे, मैं मुझे ये बताता हूं बताएं। उसकी समझाने की तरीका है। आपका ना पिछले 1-1.5 साल में देखा होगा कि आपका डॉलर स्टेबल हुआ है। हाँ, हुआ है जी। जब डॉलर आपका स्टेबल हुआ है तो रियल स्टेट में, हम लोग एक्सपोज पे बाहर जाते हैं रोड शोज पे, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले क्या होता था कि सर आज अगर मैं डॉलर 200 रुपए का है जी, और मैं एक प्लॉट लेता हूँ हाँ, करोड़ रुपए का, तो मुझे मैक्सिमम $50,000 देने पड़ेंगे। ठीक है, तो $50,000 के अगेंस्ट मैंने 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया। जब मैं बेचता हूँ तो डॉलर 300 का हो जाता है, तो जी, मेरा जो प्रॉफिट है जी, वो तो मेरा हाँ, अगर करोड़ आ भी गया ऊपर, हालांकि इट्स अ वेरी हैंडसम ग्रोथ, लेकिन अगर आ भी गया तो मुझे तो फायदा ही कोई नहीं है। फायदा ही नहीं है। अब देखें हमारी यहाँ पे ना 30 से 40% एप्रिसिएशन हर साल होती है, जी, और अगर डॉलर 30-40% रुपीज ड्रॉप हो रहा है तो आपकी जो एप्रिसिएशन है वो वहीं पे वो उधर हो ही जाती जाती है, adjust हो है। जाती इस वक्त पिछले 1-1.5 साल से ओवरसीज को ये कॉन्फिडेंस मिल गया कि डॉलर ड्रॉप नहीं हो रहा, स्टेबल है, हुकूमत जो भी कर रही है एटलीस्ट डॉलर को पकड़ के रखा हुआ है, और प्रॉपर्टी आपकी गेन करेगी। द मोमेंट प्रॉपर्टी गेन करेगी, जो रिटर्न आपको पाकिस्तान, अच्छा दुबई में क्या है, दुबई में 1.5% से 2% है। आज मैं जा सर रहे आपकी हैं। बात काट रहा हूँ, पता नहीं 2 दिन पहले, आई एम श्योर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आईएमएफ ने बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं हैरान हो गया हूँ, वो भी तो हैरान ना हो, मेहनत पैसे की है। पैसे लेके नहीं, वो भी तो कितने रिपोर्ट बना मेहनत की है। देखिए, हर चीज़ को ना आप प्रैक्टिकली, पढ़े लिखे बंदे का ये फायदा है कि आज आप अपनी 1 साल की एनालिसिस एआई से 1 मिनट में निकाल सकते हैं। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे एआई को कहेंगे जी मुझे पिछले साल के स्टैट्स इन चीज़ों के दे दें और इस अभी के दे दें। देखिए, आपकी महंगाई जो है ना सिंगल डिजिट पे आ गई है जी, ये मानते हैं आप? बिल्कुल हुआ है। नंबर 2, आपका जो इंटरेस्ट रेट है 22-23% से ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे आ गया। जी। एक अगला अगर बैंकिंग का वो जो आप नेक्स्ट एमआई का वो होगा उसमें इंशाल्लाह हाँ, अगर वो सिंगल डिजिट पे होगा फिर तो और अभी देखें ना, अभी 12% है ना। 12% पे है। जब आप 12% पे प्रॉफिट लेते हैं तो 15% टैक्स लग जाता है। प्रैक्टिकली सर बैंक आजकल 12% फ्रैंकली नहीं दे रहा हाँ, वो नहीं दे ना देखिए, मैं कह रहा हूँ सिंगल डिजिट पे पहले ऑटोमेटिकली जब 20 पे गया था ना तो बैंक 22 भी दे रहे थे, एग्जैक्टली। तो अभी नहीं दे रहे, 12 नहीं दे रहे। तो बात यह है कि देखें, हम तो एनालिसिस इस तरह करते हैं कि हम चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं हाँ, कि क्या आज से पहले 1 साल पहले ले लें, 1 साल या 1.5 साल पहले क्या ये हालात थे? बिल्कुल नहीं थे। नहीं थे। ऑनेस्टली हर बंदा भागने के चक्कर में था कि मुल्क छोड़ के कहीं बाहर सेटल हो जाए। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका बाहर कुछ भी नहीं था, इंटरव्यूज भी नहीं थे, ना कोई जॉब थी ना कुछ था, उन्होंने कहा बस जाके देख ले आगे। हाँ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ नहीं मिल रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, अब तो मसला है सऊदीया ने बंद उम्रे का वीजा मैं बंद इसलिए कह रहा हूँ कि लेकिन आपका ना ऑटोमेटिकली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओवरऑल आप महंगाई देख लें, ओवरऑल आप ग्रोथ देख लें, चीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चीजें पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हर बंदा नेगेटिव नेगेटिव कहेगा ना तो ऑब्वियसली चीजें- नेगेटिविटी फैलती है। लेकिन सर जो मैंने कुछ अर्सा पहले हमने ना कंपैरिजन भी किया था, ये बात आपकी बड़ी जायज़ है। सिर्फ लोग मेरा ख्याल सिक्योरिटी मांग रहे होते हैं कि हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है दुबई में, अदरवाइज वहाँ पे सर जो परसेंटेज जो ग्रोथ हमारे कुछ भी पाकिस्तान नहीं में रियल एस्टेट में होती है ना, वहाँ पे कुछ भी नहीं है कुछ भी सर। नहीं है इमरान भाई, वहाँ पे आप रेंटल यील्ड देख लें, जी। कुछ नहीं है वहाँ पे आप। मैं फिर कह रहा हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दुबई की निस्बत पाकिस्तान में जी, ज्यादा जी। है। अगर आपका डिवेलपर तगड़ा है और आपने अच्छे प्रोडक्ट में मतलब इन्वेस्टमेंट किया है। आप किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट, मतलब आप पाकिस्तान के अंदर देख लेंगे तो 4-5 बड़े ब्रांड्स आपको नजर आएंगे और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, न तो आपका प्लॉट ज़ाया होगा, न आपके पैसे डूबेंगे। और इन केस देखें, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके साथ लिखा हुआ है ना, वो तो जी। जरूरी नहीं है जी। कि मैं इस चीज़ की गारंटी इत्तेहाद टाउन नहीं दे सकता कि मैं ये आपको प्रॉफिट दूंगा, जी, जी, जी। बट मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं 1 साल में आपको आपका प्लॉट दे दूंगा, पोजेशन दूंगा, प्लॉट दे दूंगा। बिल्कुल ठीक, जिस चीज़ के लिए आपने मुझे पैसा दिया ना, बिल्कुल ठीक वो बात प्लॉट है। के लिए दिया ना, जी। प्रॉफिट के लिए तो नहीं दिया। बिल्कुल ऐसा सर प्लॉट आपका, और रिस्पॉन्स भी यही होना चाहिए एज ए डेवलपर। एग्जैक्टली। अगर आप ये कहें कि जी मैं बैंकिंग मॉडल में काम कर ही नहीं रहा, तो क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन लो रखें, आपको गेन मिलना है। एंड राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, जी, ये बात जहां ठीक। पे टैक्सेस भी कम हो रहे हैं, जहां पे ग्रोथ भी आनी है, जहां पे डॉलर की जो पिछले 2 सालों से वो जो कहते हैं ना कि उसको पकड़ना था जमीन की कीमत ने, वो भी पकड़ेगी और साथ में आपको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा। तो ये जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं, एक तो दुआ करें कि अच्छे डेवलपर्स ज्यादा हैं, नहीं जो अल्हम्दुलिल्लाह सर, वादा करते हैं वो पूरा करें। यू आर वन ऑफ दोज जो अच्छे डेवलपर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें सर हमने रियल एस्टेट तो डिस्कस किया, बट डेवलपर्स की थोड़ा सा, अच्छा इत्तेहाद टाउन का एक तो थोड़ा सा सर बैकग्राउंड बताएं। जी। फेज़ 1 आपका बहुत ज़बरदस्त, बड़ी टॉप लोकेशन, रेट अप्रिसिएशन बहुत हुई, सारा कुछ हुआ। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है, आप बताइएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, कि फ़ेज़ 2 की वो अप्रिसिएशन नहीं रही। डेवलपमेंट आपने टाइमली की, बिफोर टाइम बल्कि की। जो रोड स्ट्रक्चर आप प्लान कर रहे थे वो 2 साल से शायद नहीं बनी, वो जो स्ट्रक्चर रोड्स आनी थी। सियालकोट आपका I'm श्योर बड़ा अच्छा गया है, अभी रिसेंटली आपने लॉन्च किया है। एक तो फ्यूचर बताएं इत्तेहाद टाउन का, और अभी करंटली जो चीज़ें चल रही हैं थोड़ा सा बताएं जरा। इमरान भाई, बात यह है, मैंने फिर कहा कि प्रोडक्ट की ना अप्रिसिएशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जी। वो मार्केट के साथ है। ये बात ठीक है, ये चीज़ की गारंटी मैं दूंगा कि जो वादा किया था डिलीवर किया कि नहीं, बिल्कुल 100% डिलीवर किया। बिल्कुल ठीक। इत्तेहाद 1 2017, अल्लाह का शुक्र है 55 लाख से शुरू किया था, आज 1,35,00,000 का बिक रहा है। जी, कमर्शियल वहाँ पे 60 लाख रुपए मरला बेचना शुरू किया था, आज इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए पर मरला बिक रहा है। बिल्कुल ठीक, इस वक्त 70 से 80 प्लाजे बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। रेंटल इनकम इत्तेहाद 1 की पूरे लाहौर में, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इससे ज्यादा रेंटल इनकम कहीं से नहीं, रेंटल यील्ड इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा जी, एग्जैक्टली। ओके। इस वक्त आपका जो कमर्शियल का रेंटल यील्ड है दैट इज 0.56%। सो दैट इज़ वेरी गुड। 10 करोड़ के ऊपर आपको तकरीबन 5.5 लाख रुपए प्लस मिलता है। और ये सर रेंटल यील्ड मेरा ख्याल है गुलबर्ग के अलावा पूरे लाहौर में और और कहीं सर नहीं मैं मिली। आपको कह रहा हूँ कि डीएचए की तो बहुत लो होती है सर यहाँ पे तो बहुत आप low होती है। सिर्फ ये देख लें, आप राया की प्राइस देखें जी, नहीं सर डीएचए में नहीं है ये और उसका रेंटल देखें। अच्छा, फिर मैं आपको 5 मरले के घर की बताता हूँ।
5 मरले का घर आपके ख्याल में 2.5 करोड़ में बन जाता है? बन जाता है। इतिहाद 2 में 2.5 करोड़ का बनता है, ठीक। और उसका रेंटल 1.5 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा, दैट इज वेरी गुड। अब आप रेजिडेंशियल का अगर बेसमेंट है तो 1.60 1.65 भी मिल जाता है। एयरबीएनबी पे तो नहीं चला रहे हो? नहीं, हमारी जो सिक्योरिटी है, हाँ जी। एक तो देखें 2-3 रीजंस होती हैं। जो इम्यूनिटीज़ हैं, आप देखें वहाँ पे अल्फता आ गया, वहाँ पे मैकडोनल्ड आ गया, वहाँ पे ब्रांड्स ग्लोरिया जीन्स आ गया, स्कूल्स आ गए हैं, लकास, मतलब ये वो ब्रांड्स हैं जिसकी वजह से आप शायद महीना महीना भी अपनी सोसाइटी से बाहर ना निकले। बिल्कुल ठीक। आपकी हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे। सर आज के दिन में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरी सिक्योरिटी को ब्रीच करके निकल जाएं। सर 2 लेयर सिक्योरिटी है सर, 150 गार्ड रखे हुए हैं जिसकी काम सिर्फ ये कि किसी रेजिडेंट से मिलना है तो प्रॉपर आपको पूछताछ की। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वेल मेंटेन्ड, आप आज भी देख लेंगे तो कर्व स्टोन जो होते हैं ना, साइड ऑफ कर्व स्टोन, वो भी पेंट उसका कहीं से उतरा नहीं होगा। अच्छा। कोई लाइट जो है बुझी हुई नजर नहीं आएगी आपको। बिल्कुल ठीक। कोई आपको ग्राउंड के अंदर लश ग्रीन और पौधे टूटे हुए नजर नहीं आएंगे। देखें इन सब चीजों की एक कॉस्ट है, वैसे ही है। एक कॉस्ट जो है मैनेजमेंट कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत हैवी होती है। उसके बावजूद आज अल्लाह का शुक्र है कि हम डिलीवर कर रहे हैं। लोगों को वहाँ पे 75 कनाल का ग्राउंड मिला हुआ है। लोगों मतलब ये इन चीज़ों से क्या हुआ है कि लोगों को कॉन्फिडेंस मिला है। मेरे जो रेजिडेंट हैं मोस्टली आउट ऑफ सिटी जॉब करते हैं। ठीक। सिर्फ इतिहाद में क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी के ऊपर अल्लाह का शुक्र है आज भी रात को लोग गेट बंद करके नहीं। लोकेशन भी खैर आपकी तो फेज 1 की बहुत अच्छी है, वहां से आप रिंग रोड पे चढ़े और आपने जिस भी सिटी में मूव करना है आप बड़ा इजी। लोकेशन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, उसकी विसिनिटी में 10 और भी इस तरह की सोसाइटीज हैं जी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन 1 कनाल का प्लॉट मेरा 4.5-5 करोड़ का है। मेरे से कोई हार्डली ½ किलोमीटर से भी कम फासले पे, हाफ प्राइस पे है, हाफ से भी कम पे। ओके। उसकी वजह क्या है कि मेंटेनेंस नहीं है जी। अच्छा, अब आप जाते हैं रहीम यार खान। सर रहीम यार खान में 2018 में जब लॉन्च किया था सर, पूरे मैं आपको कहता हूँ DHAs मुल्तान को छोड़ के आप कोई भी सोसाइटी उसके कंपैरिजन में ले आए, उससे बढ़ के अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई। ओके। 100% वही जो मेंटेनेंस यहाँ पे हो रही है 100% वहाँ रहीम यार खान भी हो। हालांकि रहीम यार खान बहुत छोटा शहर है। ठीक। वो चीज़ें जो कि लाहौर के रेजिडेंट सोचते हैं ना, हम वहाँ पे भी दे रहे होते हैं। ठीक। अंडरग्राउंड वायरिंग है, सिक्योरिटी है, गेटेड कम्युनिटी है, ब्रांड्स हैं वहाँ पे। देखी थी बहुत सी वो। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे भी आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि हर प्लॉट की वहाँ पे डिमार्केशन की हुई है। ठीक। मतलब ईंटें जो होती है ना, छोटी छोटी ईंटें ऐसे लगा के डिमार्केशन की हुई। आज आप मेरे वर्चुअल टूर पे जाए ना, इतिहाद गार्डन के वर्चुअल, आपको हर प्लॉट के ऊपर नंबर नजर आएगा। ओके। 10 साल बाद भी आपको पता होगा ये प्लॉट मेरा, क्योंकि उसकी डिमार्केशन आज मैंने कर दी है। उसकी कॉस्ट है ना, मैंने लगाई है एक्सपेंस। फिर वहां पे आप आज भी चले जाएं, किसी रोड पे आपको जो रोड मार्किंग नहीं होती मिस नहीं नजर आएगी। कहीं पे एक जगह पे टूट जाती है, फौरन रिपेयर हो जाती है। ओके। आपको 24/7 सिक्योरिटी मिल रही है, आपको वहाँ पे इंटरनेट मिल रहा है, वहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। सर अच्छा, एम्बुलेंस 24/7 खड़ी है वहाँ पे। खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, इमीडिएटली एम्बुलेंस आपके 1122 जिस तरह है ना, हमने इतिहाद गार्डन में 1122 अपना रखा हुआ। सर ये वो चीज़ें जिससे ना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आ जाते हैं इतिहाद टाउन फेज 2 पे। इतिहाद टाउन फेज 2 अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं अप्रिशिएट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 3 साल पिछले देख लें रियल एस्टेट के। बहुत रिसेशन रहा। नंबर 2, जो चीज़ें गवर्नमेंट के एंड से चलनी होती हैं वो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर रोड डिले हुआ तो मेरी वजह से नहीं, गवर्नमेंट ऐसे ही। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और मेरी जो डिस्कशन हुई, विद इन 10 to 15 डेज आपका नीलम रोड पे काम शुरू हो जाएगा। ओके। आपके मोटर वे का जो लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर ने जो रिवाइज बजट था वो अप्रूव कर दिया। ओके। बिकॉज वो रेट इंक्रीज हुए तो रिवाइज बजट किया तो वो अप्रूव हो गया। जिस दिन वहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर हो गई, सर आज आप मुझे कहीं बता दें कि 5 मरले का प्लॉट आपको 45 लाख में कहाँ मिल रहा है? कहीं पे भी नहीं है। जिस दिन स्ट्रक्चर रोड आएगा, मेरा जो रायमंड रोड है ये भी स्ट्रक्चर रोड ही है ना, जहाँ पे 1,55 लाख का 1,40 लाख का बेच रहा हूँ मैं 5 मरला, यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ 45 लाख का। तो क्या स्ट्रक्चर रोड गुजरेगा तो ये अप्रिशिएट नहीं करेगा? बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। देखें वहां पे 55 लाख से 1,35 लाख पे गया है 4 साल में। इसको अभी हुए 2.5 साल। ओके। तो ये देखें कि कैलकुलेशन जिस दिन स्ट्रक्चर रोड की यहाँ पे एक वहां पे ग्रेडर फिरा ना, द मोमेंट वहां पे प्राइस कितनी है, अंडर प्राइस, इसका मतलब वो अभी अंडर प्राइस है वो।
हम अच्छे लोग हैं, हम सस्ता बेच रहे हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं वो हमें इसका कंपैरिजन से ऐसे करते होते हैं, जिस तरह अभी हम अक्सर दोस्तों को ये कह रहे हैं कि जी रियल एस्टेट ने 2 साल में डबल हो जाना। अच्छा, उसकी बैकग्राउंड ये नहीं कि 2 साल में डबल हो जाना सर। आज जब हम पीछे जाते हैं ना 2022 में, तो 2022 में जो प्लॉट 2.25 करोड़ का था डीएचए में कनाल का, वो प्लॉट 50 लाख रुपए माइनस पे खड़ा आज। हाँ, तो हमने तो कंपैरिजन ये करना है कि वो 2.25 से Yes. चीज़ों ने 3.5 पे जाना था। 3.5 आज अगर वो 2.25 करोड़ का हो गया, तो वो एक्चुअली तो वो उसको आज ही 3.25 का या 3 का होना चाहिए था, तो वो अंडर प्राइस हो गया। और इमरान भाई बात ये है कि देखें, जब चीज़ें डेवलप हो रही होती है ना, आपने तो खुद इतिहाद 2 देखा है जी सर, उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, जी उसका अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देख लें, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम देखें। आज भी माशाल्लाह वहाँ पे रात को जाएंगे ना तो आपको सारी लाइटें ऑन नजर आएंगी, घर बनना शुरू हो गए हैं वहाँ पे। अब हर जगह का ना एक टाइम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके कनेक्टिविटी। ठीक। आपकी इस वक्त ना 3 स्ट्रक्चर रोड उस सोसाइटी के अंदर से गुजर रही हैं, शिगर रोड, हाँ, मोटरवे, नीलम और रोड। नीलम रोड। अब ये 3 जगह आप लेक सिटी देखें, जिस दिन वहां पे रिंग रोड आया था उसके बाद और उससे पहले का क्या स्टेटस था, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो ये वो चीजें हैं कि आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे ना, तो मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि इतिहाद 2 से ज्यादा अच्छी लोकेशन पूरे लाहौर में नहीं मिली। लेक सिटी का तो सर हमारे सामने बनी थी 2003-4 में, हमने जब रियल एस्टेट ज्वाइन की थी, तो उस वक्त पीक था रियल एस्टेट में ना, बहुत बूम था। तो इन्होंने 6-7 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, उसके बाद 2005 के बाद सेशन आ गया, और वो 3-4 साल बहुत ही बुरा सेशन रहा। तो वो 4 साल में आई एम श्योर वो गोहिर जहाज के सारे पार्टनर्स छोड़ के चले गए थे, तो वो अकेला ही रहा। लेकिन बाद में उसने बड़ा एंजॉय किया जब रिंग रोड एंजॉय कर रहे हैं ना। देखें कनेक्टिविटी जो है ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हाँ। आपकी सोसाइटी को, और जब स्ट्रक्चर रोड आता है ना तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जाती है, फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम भी नहीं होती कि मेरा मेट क्या आएगी, किस तरह आएगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। विद इन कपल ऑफ डेज, मैं महीने या हफ्ते नहीं, कि विद इन कपल ऑफ डेज आपका स्ट्रक्चर रोड बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओके। सो विद इन कपल ऑफ डेज का मतलब ये कि अगले 10-15 दिनों में जब स्ट्रक्चर रोड बनेगा, तो ऑब्वियसली मैंने भी वो अपना जो प्रॉफिट है वो एंजॉय करना है, एंड यूजर ने भी करना है, सबने करना है। तो ये है, सियालकोट हमने लॉन्च किया और हमने बेच दिया। ओके। मैंने ये सुना था कि ठीक एक्सपीरियंस रहा आपका सब, इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे ख्याल में जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है। आपकी लोकेशन भी बड़ी अच्छी थी वो सर देखें, लोकेशन ही तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ा मैटर जी, करती है। आज मैं कह रहा हूँ अगर स्ट्रक्चर रोड ना होती तो शायद आपका जो इतिहाद 1 है राइमंड रोड वाला, जी। वो भी ना बिकता। हाँ, ठीक बात है। अगर मोटरवे उसकी बैक पे ना गुजरती शायद वो भी ना बिकता। तो बेसिकली लोकेशन अगर अच्छी ना होती तो बड़े डेवलपर जाते ही नहीं। जी। हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्या हमारे ब्रांड को वो जगह सूट करती है कि नहीं। अब हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी प्लान कर रहे हैं, हम फैसलाबाद प्लान कर रहे हैं। अच्छा, ओके। हम इतिहाद टाउन एक और लाहौर में लेके आ रहे हैं बड़े स्केल के ऊपर। ग्रेट। तो ये मैं थोड़ा सा, ये फर्स्ट टाइम शायद मैं किसी को बता रहा हूँ कि हम इतिहाद टाउन एक नया प्रोजेक्ट इंशाल्लाह विद इन मंथ लॉन्च करने जा रहे हैं। और विद इन मंथ और विद इन लाहौर। विद इन लाहौर, पक्का लाहौर जी। अच्छा जी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखें रियल एस्टेट में अगर आप अपॉर्चुनिटीज देंगे ना, तो ब्रोकर्स का भी काम चलता रहेगा, डेवलपर्स का भी चलता रहेगा, इन्वेस्टर्स का भी चलता रहेगा, और एंड यूजर्स का भी। ये तो आपको पता है कि लाहौर एक्सपेंड कर रहा है 4.3% पर एनम के हिसाब से, पर ईयर 4.3% पर एनम। उससे क्या है कि आपके जो ऑलरेडी बनी हुई सोसाइटी है उस पर प्रेशर आ रहा है जी आज अगर मैं 1.35 करोड़ का बेच रहा हूँ बिकॉज डिमांड है ना जी मेरे पास, अब सप्लाई खत्म हो गई तो ये हो सकता है 1.50 करोड़ पे भी चला जाए। जी तो अगर आप नई प्रोडक्ट फीड नहीं करेंगे लाहौर में तो शायद डीएचए का कराची वाला रेट हो जाएगा। ये सर इंक्वायरी तो है, पिछले दिनों एक सर्वे हम देख रहे थे, तो सिर्फ लाहौर में अभी 5 लाख घरों की जरूरत है सर। शायद इससे भी ज्यादा आपके पास डाटा ही नहीं है। देखिए जब तक किसी इंडस्ट्री का, मैंने कहा ना कि रेगुलेटर नहीं होगा तो डाटा ही नहीं होगा। आज मैं कहता हूँ 1 करोड़ घर रहते हैं, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं 1 नहीं 2 करोड़ रहते हैं, ठीक बात तो है। सर मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, आप भी लेकिन मैं इसे कह रहा हूँ कि सर ये बड़ी मिनिमम एवरेज है ना। अगर हम 5 लाख की बात करें तो ये मुझे लगता है 5 लाख घर बनाने के लिए भी अगर आज से हम नियत करें तो शायद हमें 5 साल लगे। आप ये देखें ना कि एक 5,000 की सोसाइटी में ना टोटल रेजिडेंशियल प्लॉट 4,500 होती है, 4,000 प्लॉट। तो 5 लाख पूरा करने के लिए आपको कितने हजार कनाल की सोसाइटीज खोलनी पड़ेगी सिर्फ आप। एग्जैक्टली। तो सर ये 1-2 सोसाइटी से फीड नहीं होंगे, तो इसीलिए हमने तो तहैया कर लिया कि हर साल कम से कम 1-2-3 सोसाइटीज लॉन्च करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी पॉजिटिव बात है सर, करनी भी चाहिए। अच्छा, 2 चीज़ें अब आपने बतानी है। एक तो आपने बताना है कि एक अच्छा कैरियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो टिप देनी है आपने। और नंबर 2 जो आपने टिप देनी है वो ये देनी है कि सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है।
क्योंकि आपने बड़े शॉर्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गेन किया और एक मैंने बहुत देखें अच्छे डेवलपर को कैरी कर रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह देखें करियर के ऊपर मैं थ्रू आउट जॉब करता रहा, ठीक है, 24-25 साल। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जितने भी यंग लोग देख रहे हैं और ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में लोग आ भी रहे हैं, सर किसी सक्सेस का राज में ना शॉर्टकट में सक्सेस नहीं। शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ओनरशिप लेंगे ना किसी भी काम को, चाहे आप छोटे सा छोटी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं, जब तक आप ओनरशिप नहीं लेंगे ना और आप सिर्फ 9 to 5 वाली जॉब करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको अपने जूते घिसने पड़ेंगे, आपको सुबह से लेकर रात तक मेहनत करनी पड़ेगी। जी, जी। 9 से लेकर 9 to 9 वाला फार्मूला, बिल्कुल ऐसे कि 9 बजे आने का टाइम तो है, जाने का कोई टाइम नहीं है। कोई टास्क आपको मिला है उससे ओवर एंड अबव आपने करना है, तब आपको सक्सेस मिलती है। Exactly. दूसरी बताऊं, मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। ऐसे ही माँ बाप की दुआएं तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की, कहते हैं ना, अल्लाह ताला के करम फजल के बाद माँ बाप की दुआएं तो मैंडेटरी हैं। बट सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, शॉर्टकट नहीं, मेहनत दिल लगा के और ओनरशिप। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने आपको कहना कि ये मोबाइल उठा के उधर रख लें, तो अभी मेरी जॉब तो ये कि मोबाइल उठाना है उधर रखना है। नहीं, आपने इस मोबाइल को उठाना है, इसको साफ करना है, इसको देखना है, इसको प्रॉपर तरीके से नीचे टिश्यू रखना है। तो ये है ओनरशिप लेना। एग्जैक्टली 9 to 5 क्या होता है कि 6 बजते हैं ना, 5 बजते हैं, बस लोग जिप बंद करके लैपटॉप पकड़ते हैं और ऐसे बाहर। ऐसे सर ट्रस्ट मी, 5 साल बाद उस बंदे को देखें जो कि 9 to 9 काम करे और मेहनत और ओनरशिप से, और एक बंदा जो 9 to 5 करता है और ओनरशिप नहीं लेता। जी। शायद टाइम कहीं ना कहीं मैनेज हो सकता है, बट ओनरशिप मैंडेटरी है। ये है सर राज। बिल्कुल ठीक। ये है जो भी लोग ग्रेजुएट होके पढ़ के अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, ये फॉर्मूला बड़ा क्लियर है। विद ओनरशिप, विद हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट सक्सीड। ओके और दूसरी बात जो आपने पूछी है वो थी कि अब ब्रांड कैसे बन सकते हैं अपने देखिए, आप को ब्रांड बनने success- के, हाँ, ब्रांड हमेशा प्रिंसिपल्स पे ही बनता है। चाहे अगर आप आज किसी भी बड़े ब्रांड उसकी वजह ये कि सर आपने एज ए शुजाउल्लाह खान और इत्तेहाद टाउन एज इत्तेहाद टाउन बड़े छोटे से टेन्योर में मैं आप इतिहाद लोगों ने टाउन को अपने आप ब्रांड समझता हूँ, मैं कोई ब्रांड नहीं, किया। ठीक है, मैं अपने आप को कोई, लेकिन इतिहाद टाउन को आज भी आप देख लें, मैंने आपको ना प्रिंसिपल्स, रूल्स, ओवर सेलिंग, जीरो टॉलरेंस। एक फाइल, एक प्लॉट भी आप एक्स्ट्रा नहीं बेच सकते, चाहे उसके अगेंस्ट आप मुझे कोई भी ऑफर कर ले, मैं एक प्लॉट एक्स्ट्रा नहीं बेच सकता। ठीक, कोई भी चीज विदाउट अप्रूवल मैं नहीं बेच सकता। बिल्कुल ठीक, कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट लैंड एक्विजिशन मैं नहीं बेच सकता। बिल्कुल ठीक। कोई भी ऐसा इलीगल काम जो बाय लॉस के अगेंस्ट हो वो मैं नहीं कर सकता। तो सर ये वो सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ब्रांड बन जाएंगे। ओके और जो कमिटमेंट है सर, चाहे उल्टा हो जाए सीधा हो जाए, आपको वो ऑन Own करनी ही पड़ेगी। ऑन करने हैं। अगर आज आपने कहा है ना कि मैंने अपने सोसाइटी में ये इम्यूनिटीज़ देनी है, इतने इतने कनाल के प्लॉट्स के अगेंस्ट मैंने ग्राउंड्स देने हैं, ये फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड ये देनी है, और बाद में जब बिक जाए और मैं कहूँ कि मैं नहीं दूंगा या मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, तो सर आपसे पूछ कोई नहीं सकता, लेकिन आप ब्रांड नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात। तो भाईजान ये चीज़ें अल्लाह ताला की फजलो करम से आप मेरे कम से कम 10,000 प्लस के करीब एंड यूज़र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ मिसकमिटमेंट हुई, चाहे वो डिलीवरी है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे इन्वेस्टर हैं, चाहे मेरे ब्रोकर्स हैं, डीलर्स जिनको कहते हैं। ठीक, तो ये एक बड़ा क्लियर है कि अगर आप अपना प्रॉफिट और अपनी टेंशन बढ़ा के अगर बढ़ाना चाहते हैं और फिर उसके बाद आपको ब्रांड का वो टाइटल मिलेगा कि वाकई आप ब्रांड है। आज अल्लाह का शुक्र है, जिस जगह पे भी हम जाते हैं, किसी भी सिटी का नाम लेते हैं, लोग खुद कहते हैं कि जी हम आपके साथ जेवी करने ये की। बात ठीक। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे टीम की मेहनत है। और सब एक चीज़ इमरान भाई, अब आप उल्टा हो जाएं सीधा हो जाएं, बगैर टीम के कुछ नहीं कर सकते। नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी टीम है, आपके पास लॉयल टीम है, जी। आपके पास ओनरशिप लेने वाले लोग हैं, जी। तो सर फिर आप इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में फिर आपको कोई नहीं और रोक सकता। शुजा भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। एंड ऑफ द डे आपका नेटवर्क इतना अच्छा, मतलब आप, मेरा ख्याल है 2 नेटवर्क स्ट्रांग बने हैं पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट में। एक तो डीएचए बना और एक बैरिया बना।
ये नेटवर्क की वजह से ये इतना बड़ा एम्पायर इनका बन गया। तो ये तो जितना अच्छा, इसमें आपके पास अगर लैंड थोड़ी भी हो ना और नेटवर्क बड़ा हो, तो फिर तो मुझे लगता है काम करने का और मजा आता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि competition। अभी हम स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, कल को हम इतने 1000 एकड़ का जब लेके आएंगे तो फिर करेंगे। नहीं, ये तो नेटवर्क जितना बड़ा आप करते जाएंगे ना, उतना ही आप चीजों सर को टीम है पॉजिटिव ना, कर लेंगे। टीम जितनी Exactly, स्ट्रांग होगी, exactly। जितने प्रोफेशनल लोग होंगे, चाहे वो सेल्स उतना पार्टनर, कंपटीशन होगा आपका। हाँ जी, तो अच्छी सर बात है। उतना ही आप। और सर टीम भी, मैं आपको एक चीज़ बड़ा, इमरान भाई आप तो सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, जी, सबको जी। सोशल मीडिया की एक्सेस है। सर टीम उन डेवलपर्स के साथ बनती है जिन डेवलपर्स अपनी कमिटमेंट पे पूरा ये होते हैं। बात ठीक है आपकी। ये फैक्ट हाँ, है। वरना एक आध ब्लॉग करके प्रोजेक्ट करके लोग सर पीछे हट आप जाते मुझे हैं। बताएं, क्या आप अपने क्लाइंट्स को मेरे ब्रांड की वजह से जाया करेंगे? कभी भी नहीं। नहीं करेंगे। आप एक दफा धोखा हो सकता है कि धोखे में आके आप कर लें, जी, बट सर दूसरी दफा आप नहीं जाएंगे। ये बात ठीक है। तो ये फैक्ट है कि जब तक डेवलपर अपनी कमिटमेंट को ऑन नहीं करेगा, उसके साथ डीलर्स भी नहीं बनेंगे, उसके साथ टीम भी नहीं बनेगी। बिल्कुल तो ऐसे। ये होती है कि जब आपकी कमिटमेंट हो, मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्रेडिट गोज टू राहील साहब, जितना पेन लेते हैं, जितना वो टाइम देते हैं रियल स्टेट में, ऑल दो कि उनके पास और भी बड़े बिजनेस है, बट ट्रस्ट मी 80% टाइम मुझे लगता है वो रियल स्टेट। ओके, जबरदस्त। इस वजह से आप हर चीज एक्यूरेट कर रहे होते हैं, इस वजह से वो उनकी जब इन्वॉल्वमेंट होती है, वो पेन लेते हैं ना, बिल्कुल जब पेन लेते हैं तो वो देखें फाइनल अथॉरिटी तो राहील ज़ाहिर साहब है, के। ज़ाहिर है। तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है कि वो जब चीज़ों को ओन करते हैं तो वो फिर डिलीवर करने के लिए भी कहते हैं कि यार ये डिलीवर होनी चाहिए, फिर टाइम लाइन्स होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपकी एक टीम बन जाती है, और वो टीम वर्क जो होते हैं कि ऊपर टॉप टू बॉटम ट्रिगर होते हैं, कि जो चीज़ ऊपर से कम्युनिकेट होती है वो एंड हाँ, वो तक एंड हो तक जाती जाती है, एंड तक जाती है। है। तो यही सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। शुजा भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।